नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो कि आपकी कक्षा 9 का पढ़ रहे हैं विज्ञान का, जीवन की मौलिक इकाई, और हम लोग कोशिका के अंगों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें कि आज के इस लेक्चर में हम उसको आगे कंप्लीट करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि 1-2 लेक्चर हमको और पढ़ना है, ये लेक्चर इसके अलावा एक और, फिर हमारा 5वां चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है लाइजोसोम। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, जो कि आपका संबंधित है गोल्जी उपकरण से। ठीक है, इसके वैज्ञानिक के बारे में और गोल्जी उपकरण क्या होता है उसके बारे में हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि लाइजोसोम क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है कि संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो मैं आपको चीज़ उसके ग्राफ में भी दिखाऊंगा कि होता क्या है। तो लाइजोसोम में झिल्ली सी घिरी हुई संरचना होती है। ठीक है, मतलब कि ये एक झिल्ली की तरह होती है जो कार्य क्या करती है, जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम का मतलब, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो पचाने के लिए पेट में जाता है वो, तो उसी तरीके से ये जो मतलब कि जो हमारा कोशिका होता है उसमें जो पोषण पदार्थ रहते हैं वो पचाने का काम किस में होता है, वो होता है लाइजोसोम में। उसके साथ ही RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। RER का आपको पूरा नाम शायद याद होगा, जिसमें कि R का मतलब क्या हुआ, रफ, E से एंडोप्लाज्मिक, R से रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसी के साथ ही लाइजोसोम का और क्या कार्य है, ये लाइजोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। मतलब कि जो कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ भी जो बनते हैं उसको लाइजोसोम कोशिका से बाहर निकालता है। करता क्या है कि ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे जो भाग हैं को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। उसी के साथ ही कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे कि बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने जो अंगक हैं उनको लाइजोसोम क्या करता है, उनको वो जो है लाइजोसोम में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी मतलब कि जो कोशिका में अंदर या बाहर जाने वाले पदार्थ हैं, टूटे फूटे पदार्थ हैं, ठीक है, वो सभी कहाँ चले जाते हैं, वो लाइजोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, मान लीजिए अगर हम रोटी खाते हैं तो रोटी अगर इतना बड़ा है तो उसको हम कोर बना के छोटे छोटे टुकड़ों में ही ना खाते हैं, तो वैसे ही जब ये लाइजोसोम में चले जाते हैं तो वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर लाइजोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। ठीक है, जैसे जो हमने बताया वो किससे बनते हैं, RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं इसी एंजाइम के माध्यम से। मतलब कि भोजन को तोड़ा जाता है। फिर कोशिकीय अपापचय, जिसको कि अंग्रेजी में हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से ही हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो है क्षमता पैदा होती है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जब कोशिका में यही मेटाबॉलिज्म में व्यवधान मतलब कि कम होता है, तो होता क्या है कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है मेटाबॉलिज्म में कम होने के कारण, तो लाइजोसोम क्या होता है, फट जाता है। क्यों, जब कोशिका ही नहीं रहेगी तो उससे ना टूटे फूटे पदार्थ निकलेंगे, ना ही पदार्थों का आवागमन होगा, तो उसमें लाइजोसोम में कुछ जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा कि लाइजोसोम फट जाता है। और एंजाइम जो होता है, एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेता है। मतलब मान लीजिए जैसे हमारा ये कोशिका है और इसमें ये हमारा लाइजोसोम है, अब ये तो डेड हो गई, तो होगा क्या कि ये जो हमारा लाइजोसोम है ये खुद ही आप मतलब अपने आप को खा जाएगा और गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसके इसी गुण के कारण लाइजोसोम की कोशिका को आत्मघाती थैली कहते हैं। आपके पेपर में क्वेश्चन ही पूछता जाता है कि आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लाइजोसोम को कहते हैं। अब हम इस पौधे के स्ट्रक्चर की जो दिखाया गया इस कोशिका में देखते हैं लाइजोसोम कहाँ होता है। तो आप ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये रहा हमारा लाइजोसोम। तो जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो आपका है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी तरीके से आप नीचे आएंगे तो इधर आपको मिलेगा रफ, ये रहा ऊपर। तो इन सभी के माध्यम से लाइजोसोम में जो टूटे फूटे पदार्थ जाते हैं इनको ये पचा देता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि पाचन का कार्य है, और इसके लिए इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। तो इस तरीके से कोशिका में पाया जाने वाला ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है।
इसके बाद चौथा जो महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में देखते हैं, जिसको कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अगर अपने घर में पंखा लगा लें, कूलर लगा लें, फ्रिज लगा लें, लेकिन अगर लाइट ही नहीं रहेगा तो इन सब का कोई कार्य होगा नहीं ना। तो उसी तरीके से कोशिका के चाहे जितने ही भाग हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग माइटोकॉन्ड्रिया है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है कोशिका का बिजली घर है। ठीक है, मतलब कि शक्ति कोशिका को यहीं से प्राप्त होती है। और इसके साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, मतलब कि इसकी दो झिल्लियाँ होती हैं, जिसमें बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली जो होती है बहुत अधिक वलित होती है, मतलब कि ऐसे वलय के आकार में होती है। आगे देखें तो ये वलय एटीपी बनाने वाले रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाते हैं। ठीक है, एटीपी को, जहाँ एटीपी बनता है उस वलय को बड़ा बनाते हैं। तो देखिए, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, जिसका कि फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसी से भोजन का निर्माण होता है, के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और एटीपी कोशिकाओं की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी को संचित ऊर्जा का उपयोग करती है। ठीक है, मतलब कि कोशिका करती क्या है कि नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए इस एटीपी का प्रयोग करती है। उसी के साथ कि भाई इसको करने के लिए कुछ मैकेनिकल वर्क भी तो करना पड़ेगा, जैसे पंखा चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए उस वर्क को करने के लिए, जिससे कि नई कोशिका बने, उसके लिए एटीपी का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है। ठीक है, क्योंकि इसका काम ही सबसे अलग है, ये भाई बिजली सप्लाई कर रही है ना, तो ये क्या है, बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो डीएनए से तो आप परिचित ही हैं, ये होता क्या है कि ये मतलब कि क्या कहते हैं कि गुणसूत्र को ट्रांसफ़र करता है माता पिता से संतानों में। मतलब कि अगर माता पिता का अगर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा है, मतलब कि ज़्यादा बिजली उत्पन्न उसमें हो रहा है, तो बच्चों में भी उसकी ज़्यादा ही होगा। उसी के साथ राइबोसोम क्या होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी दोनों के पाए जाने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को अपना खुद प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाया जाता है, तो ये खुद ही कुछ प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद जो अगला है ये टॉपिक, ये है प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड के बारे में भी हम जो है हम देख ही लेते हैं इसमें। तो देखिए प्लास्टिड क्या होता है, पहले हम चित्र में माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका चित्र और ये रहा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इस जगह पे ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं पे जो है बिजली का निर्माण होता है, तभी जो ये पूरा कोशिका कार्य करता है, अन्यथा कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो हम आते हैं प्लास्टिड पे। तो प्लास्टिड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 5वां भाग होता है। अब दोस्तों क्योंकि वीडियो बड़ी बन रही है और इसको अपलोड करने में दिक्कत होगा, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि बताया गया जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरीके से आगे के आने वाले वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, इसलिए थैंक यू। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।